जय हिंद दोस्तों। और इसके संदर्भ में मैंने एक सिलेबस बताया था, सिलेबस के संदर्भ में, और उसी में से सबसे पहले इस बायोलॉजी का जो सिलेबस होता है उसमें सबसे पहले आता है कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, जीवों का अध्ययन किया जाता है। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले जंतुओं और पौधों से क्वेश्चन जो बनते हैं कंबाइंड रूप से, जिसे जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आप अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक बेसिक रूप से जानने की आवश्यकता होता है कि पौधे क्या होते हैं, जंतु क्या होते हैं, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है, एक दूसरे से कैसे आश्रित होते हैं, क्योंकि किसी के बिना किसी का जीवन संभव नहीं होता, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि पौधे के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। एक होता है जड़, दूसरा होता है तना और तीसरा होता है पत्ती होता है। और यह इसी प्रकार से मनुष्य के शरीर के तीन भाग होते हैं। इतने भाग को हेड कहते हैं और ये भाग थोरिक्स होता है, जहाँ तक ग्रिप्स होती है, उसके बाद से एब्डामेन या उदर होता है। और इसी पौधे में मुख्यतः दो प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। एक का नाम होता है जाइलम, जो बीच में पाया जाता है उसका नाम होता है जाइलम, इसका नाम होता है जाइलम, XYLEM। इसका मुख्य कार्य होता है भूमि से खनिज लवण एवं जल का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाना होता है। दूसरा जो होता है फ्लोएम होता है, यह तने के ऊपरी भाग में स्थित होता है। और इसे दूसरा जो भाग होता है फ्लोएम होता है, फ्लोएम होता है। और इसका मुख्य कार्य होता है पत्तियों से निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। और इसके बाद से दूसरी स्टेप आता है कि इस प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पौधे स्वयं पोषी होते हैं, क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। स्वयं पोषी के साथ साथ इसे उत्पादक भी कहते हैं, इसे उत्पादक भी कहते हैं, उत्पादक। इसे प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। और इस प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जो जंतु होते हैं वह विषम पोषी होते हैं। किसी भी जंतु का यदि आप नाम लेंगे तो वह सब क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं। तो अपने भोजन के लिए यह दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसी के कारण सभी जंतुओं को या मनुष्यों को उपभोक्ता या कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, उपभोक्ता या कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। और यह कई प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिए, सब इन दोनों में केवल बेसिक अंतर आज बताऊंगा। कि सबसे पहले अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए पॉइंट्स होता है पौधे, ए होता है पौधे होते हैं, पौधे प्लांट। तो ध्यान दीजिएगा कि पौधे इस प्रकृति में पाए जाने वाले सभी हरे पौधे स्वयं पोषी होते हैं। सभी पौधे क्या होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफस होते हैं, ऑटोट्रॉफस होते हैं। और इसी के साथ साथ यह अपने भोजन का उत्पादन करते हैं। इसी के कारण सभी हरे पौधों को उत्पादक भी कहते हैं, सभी हरे पौधों को उत्पादक या प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। और यह जो सभी पौधे होते हैं इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जो मनुष्यों में नहीं पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकृति में सभी जंतुओं और पौधों की अधिकांश संरचनाएं सेम होती हैं, लेकिन पौधों में दो संरचनाएं होती हैं, एक लवक होता है और दूसरा रिक्तिका होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक लवक होता है, इसको प्लास्टिड कहते हैं। और यही लवक तीन प्रकार के होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं, जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। तो इसके संदर्भ में ध्यान दीजिएगा, एक होता है अवर्णीय लवक होता है, इसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। और दूसरा जो होता है वर्णीय लवक होता है, वर्णीय लवक, इसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा जो होता है हरित लवक होता है, हरित लवक, इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और इसी के कारण इसे क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और यही पौधों का रंग निर्धारित करने का कार्य करता है। इसका एक बेसिक सीक्वेंस बता रहे हैं कि अवर्णीय लवक जो होते हैं पौधे के ऐसे भागों में पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, अर्थात यह पौधे की जड़ व तने भूमिगत तने में पाया जाता है।
और इसके अभिप्राय से यह होता है कि इसका मुख्य कार्य होता है भोजन का संचय करना होता है। और वर्णीय लवक का मुख्य कार्य होता है यह पौधे में पुष्पों, फलों एवं फल वित्तियों के रंग को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। और तीसरा जो होता है हरित लवक, और हरित लवक का मुख्य कार्य होता है पौधे के सभी रंग को हरा प्रदान करने का कार्य करता है। और यही जो हरित लवक होता है तो इसी के कारण पौधे का समस्त रंग हरा होता है। और यही हरित लवक जब पौधे की पत्तियों में पाया जाता है तो इसे पर्णहरित नाम दे दिया जाता है, पर्णहरित। और इसे क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। और इसी के कारण पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिए कि पौधों में भोजन के निर्माण करने की प्रक्रिया पौधे के न तो जड़ में होती है न तो तना में होती है, केवल पत्तियों में होती है। और इसी पत्तियों का हरा रंग जब यही हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है उसे पर्णहरित के नाम से जानते हैं। इसी के कारण सभी पौधों में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया होती है और यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। अब इसी के कारण सभी हरे पौधों को उत्पादक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखिए कि क्यों उत्पादक किससे कहते हैं, तो यह वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से खनिज लवण एवं जल का अवशोषण करके यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, सनलाइट की उपस्थिति में, और इसमें एक विशेष प्रकार का लवक पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी के कारण अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्पेस न होने के कारण या C6H12O6 प्लस 6O2 यह गैस निकलती है, आपको सीधे में लिखना है, प्लस H2O प्लस ऐसे लिख दे रहे हैं, प्लस 6O2 प्लस 6H2O निकलता है, प्लस ऊर्जा बनती है। और यही जो ऊर्जा होती है 673 किलो कैलोरी होती है, 673 किलो कैलोरी होती है। और यही जो पौधों में निर्मित होने वाला है, संचित होने वाला भोज्य पदार्थ होता है मंड या स्टार्च होता है, स्टार्च होता है। और इस पूरी प्रक्रिया का नाम दे दिया जाता है प्रकाश संश्लेषण। इसी पूरी प्रक्रिया का नाम दिया जाता है प्रकाश संश्लेषण नाम दे दिया जाता है, संश्लेषण नाम दे दिया जाता है, जिसके कारण सभी पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और इसी के कारण सभी हरे पौधे को स्वयंपोषी या उत्पादक कहते हैं। अब इसी समिक्रिया, यह जो अभिक्रिया होती है इसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसी के कारण सभी हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं और इसी भोजन का उपभोग सभी क्या करते हैं, जंतु करते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, अब यहाँ पे देखिएगा इस चीज को तो आप जान लिए हैं, अब यहाँ थोड़ा मिठा दे रहा हूँ। इसी में से ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस प्रकाश संश्लेषण के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ध्यान दीजिएगा यह एरो, पौधे जो होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और किसको निकालते हैं, O2 को निकालते हैं। और दूसरी चीज होती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, सभी जंतुओं से, ध्यान दीजिएगा, यही सभी जंतु CO2 को छोड़ते हैं और इसी O2 को ग्रहण करते हैं, इसी O2 को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से दूसरी जो फिजियोलॉजी होती है, पाचन के बाद से शोषण बताए थे, यह शोषण की प्रक्रिया ऐसे संपन्न हो जाती है। तो इसमें एक पहला रिलेशनशिप होता है। और इसी के बाद से दूसरा पॉइंट आता है, बी होते हैं जंतु, बी जो होते हैं जंतु होते हैं, बी जो होते हैं वह जंतु होते हैं। और इसके संदर्भ में कुछ और एक्सप्लेन आपको दे रहा हूँ। पत्तियों के संदर्भ में जैसे पत्तियाँ होती हैं तो पत्तियों के ऐसे एक विशेष संरचना होती है और इसी पत्तियों में बहुत सारे छोटे छोटे पत्तियाँ कई प्रकार की होती हैं, मोनोकाट, डाइकाट होती हैं। और इसके संदर्भ में ऐसी पत्तियों की एक विशेष सिंपल संरचना होती है और इसी पत्तियों में जो लवक पाया जाता है ये पर्णहरित होता है, पर्णहरित, इसे क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। और इसी में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसी में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन्हीं छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। इन्हीं छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा, रंध्र या स्टोमेटा के नाम से जानते हैं, स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। और इसी से ध्यान दीजिए, इसी से O2 भी निकलती है और CO2 को भी ग्रहण करते हैं। और इनका आकार ऐसे होता है, ऐसे एक विशेष प्रकार की गॉड सेल्स पाई जाती है
और यहीं से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुल जाते हैं और जैसे ही बंद होता है तो यह बंद हो जाते हैं। और इसके बाद इसी में ध्यान दीजिएगा कि जो हरा रंग होता है यह इसी में एक विशेष प्रकार का आयन होता है, Mg आयंस होता है, यहाँ Mg आयंस होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो इन्हीं पत्तियों में एक रंग पाया जाता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम आयन होता है, जिसके कारण यह रंग को हरा करने का कार्य करता है। और दूसरा होता है कि एक क्वेश्चन बनता है कि इस निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करते हैं। और एक विशेष प्रकार के आयन के द्वारा भोज्य पदार्थों के संवहन की प्रक्रिया होती है, वह के आयंस होता है, पोटेशियम आयन के द्वारा संवहन की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल्स होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल्स पूछा जाए तो यह जैविक क्रियाओं के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इसी के बाद से अब आता है जंतु। अब इसी के बाद से दूसरी जो चीज प्रक्रिया होती है, पौधे हो गए और दूसरा होते हैं जंतु होते हैं। बीज होते हैं जंतु, बी होते हैं वह जंतु होते हैं, जंतु एनिमल होते हैं। और इसके संदर्भ में, जंतु के संदर्भ में यह होता है कि इस प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जो जंतु होते हैं वह विषमपोषी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, विषमपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉफस होते हैं, हेट्रोट्रॉफस होते हैं। और इसी के कारण क्यों होते हैं कि अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए इसे विषमपोषी कहा जाता है। और दूसरी चीजें होती हैं कि यह सारी जो चीजें होती हैं विषमपोषी के संदर्भ में इसका नाम दिया जाता है। और निर्भर करने के कारण इसे उपभोक्ता का नाम दे दिया जाता है। इसी को उपभोक्ता इसे कंज्यूमर कहते हैं। और यह जो कंज्यूमर होता है, तो कंज्यूमर का मतलब होता है जो किसी चीज का अंतिम रूप से उपभोग करता है, उसे उपभोक्ता के नाम से इसको जानते हैं। और यह उपभोक्ता भोजन ग्रहण करने के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। यह देख लीजिएगा, उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं। ये होते हैं, सबसे ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। सबसे पहले होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इसी को इंग्लिश में प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। संक्षेप में लिख रहा हूं, प्राथमिक उपभोक्ता यानी ऐसे जंतु जो अपना भोजन सीधे पौधों को खाकर प्राप्त करते हैं, उसे प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता सभी शाकाहारी होते हैं। सभी क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। जितने भी सभी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वह शाकाहारी होते हैं, अर्थात ये अपने भोजन से पौधों को खाकर प्राप्त करते हैं। और इसके उदाहरण हो जाएंगे गाय, बैल, भेड़, बकरी। इसके एग्जाम्पल देंगे। जितने भी जंतु होते हैं, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि, ये सभी जंतु क्या होते हैं? प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता सभी क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। इसी के बाद से आता है द्वितीयक उपभोक्ता आता है। द्वितीयक उपभोक्ता आता है। सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, इसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। और ऐसे प्राणी जो अपना भोजन सभी शाकाहारियों को खाकर प्राप्त करता है, अर्थात सभी प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता जितने भी होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। सभी द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। कार्निवोरस होते हैं। और इसमें सभी मांसाहारी जंतु आ जाएंगे, जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, शेर हो जाएगा, चीता हो जाएगा, सर्प हो जाएगा, मेढक हो जाएगा। ये सभी क्या होते हैं? द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। तो द्वितीयक की यही पहचान होती है जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। और तीसरा जो होता है तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। इसे टर्सरी या टर्टरी कंज्यूमर्स कहते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता जो अपना भोजन
प्राथमिक उपभोक्ताओं, द्वितीयक उपभोक्ताओं और तृतीयक उपभोक्ताओं और पौधों को खाकर प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। अर्थात तृतीयक उपभोक्ता इनको कोई कंपलसरी नहीं होती, जो भी चीज़ मिल जाए, पौधे भी मिल जाए, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी भी मिल जाए, मांसाहारी भी मिल जाए, ये अपना भोजन खाकर प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के कारण जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वह सर्वाहारी होते हैं। क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, ऑमनीवोरस होते हैं, ऑमनीवोरस होते हैं। और इसमें एक ही प्राणी आता है जिससे मनुष्य, इस प्रकृति का सबसे खतरनाक प्राणी होता है मनुष्य। तो इसमें मनुष्य जो होता है यह अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी चीज़ों भोजन का उपभोग कर सकता है, या परिस्थितियाँ को अपने बस में करने के लिए या इसमें इतनी मेमोरी डेवलप होती है। इसी के कारण इस प्रकृति का जितने भी खतरनाक से प्राणियों को आप देखेंगे, सबसे डेंजरस प्राणी होता है वह क्या होता है, यही मनुष्य होता है। तो इसके बाद से इसीलिए इसे सर्वाहारी, इसका नाम होता है होमो सेपियंस। और इसका एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत या इसको हम बताएंगे आगे कि मनुष्य की ओरिजिन कैसे होती है। इसका सामान्य नाम होता है होमो सेपियंस होता है। इसमें वंश, जाति, जंतुओं के परंपरा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, यानी जंतुओं का जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि ये कैसे होता है। और दूसरी चीज होती है, तो यहाँ पे देखिए कि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं स्वयं पोषी होते हैं, और जंतु होते हैं वह विषम पोषी होते हैं। इसके बाद से इस प्रकृति में एक प्राणी और आते हैं, सी जो होते हैं अपघटक होते हैं, अपघटक, अपघटक, इसको डीकम्पोजर्स कहते हैं, डीकम्पोजर कहते हैं। और अपघटक का अभिप्राय होता है इस प्रकृति का एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सार्वत्रिक सत्य होता है कि चाहे कोई भी पौधा हो, कोई भी जंतु हो, उसका एक निश्चित जीवन काल होता है और निश्चित जीवन काल के बाद उसकी मृत्यु होती है या उसका शरीर नष्ट होता है। और मरने के बाद इनको अपघटन करने वाले जीवों को अपघटक कहते हैं, यानी ऐसे जीव जो जंतुओं और पौधों के मरने के बाद उनका अपघटन करने का कार्य करते हैं उसे अपघटक कहते हैं। और इसी अपघटक के अंतर्गत आते हैं जीवाणु आते हैं, ध्यान दीजिएगा, जीवाणु, बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, और दूसरा जो होते हैं विषाणु आते हैं, विषाणु, वायरस। यही आजकल एपिडेमिक या महामारी का रूप ले लिया है, वायरस, वायरस होते हैं। और इसके बाद से कवक होते हैं, फंगी होते हैं, फंगी होते हैं। तो इन्हीं को अपघटन करने का कार्य करते हैं। और इस अपघटक के बारे में कहा गया है कि हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्वों से बना शरीरा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसको मरने के बाद प्रकृति से चीज़ें होती हैं। तो इस पर एक जब इसको टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे इन चीज़ों, शरीर का निर्माण कैसे हुआ है। क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, इसका बहुत व्यापक पैमाने पर एक्सप्लेन किया गया है। तो इसी के कारण यह मरने के बाद इसका अपघटन होता है। और इसी के कारण आप फिजिक्स भी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कोई भी चीज़ क्या होती है, नष्ट नहीं होती, केवल एक उसका रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। आज ये शरीर है, शरीर जब इसकी डेथ हो जाती है तो पुनः ये मिट्टी में मिल जाती है, राख में मिल जाती है, ऐश में मिल जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप अपना ऐसे संस्कार करते हैं। तो ये विज्ञान की सारी चीज़ें होती हैं। जब आप मैटर्स पढ़ेंगे, मैटर्स के बारे में, इनके बारे में मैं बताऊँगा। तो यह सारी चीज़ें होती हैं। जंतु, पौधे और अपघटक में अंतर क्या होता है। एक सबसे बड़ी विडंबना होती है कि इसमें तीनों में रिलेशनशिप होता है। मैंने बताया कि एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। यह कैसे आश्रित रहते हैं अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे इसमें भोजन का स्थानांतरण होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें भोजन का स्थानांतरण तीनों में संबंध कैसे होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत सिंपल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसके बाद से पौधे होते हैं, और पौधे जो होते हैं तो इसके संदर्भ में हम बता रहे हैं कि इसमें इनका रिलेशनशिप कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सभी पौधे अभी बताए थे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसको बहुत संक्षेप में एक ग्राफ के द्वारा इसको एक्सप्लेन करते रहे। ध्यान दीजिएगा कि यह सूर्य होता है, और सूर्य से ही अपने सभी पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यह सन होता है, और सन की ऐसी संरचना होती है। और इसके बाद यह ऐसी संरचना होती है। तो सभी हरे पौधे जो होते हैं अपने सूर्य से अपने भोजन का उपभोग करते हैं। इसके ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी के बारे में बताएंगे। यह ग्रहण करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि पौधे होते हैं,
पौधे होते हैं, पौधे, प्लांट, प्लांट। तो प्लांट जो होते अभी बताए थे कि अभी सभी क्या होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफस होते हैं, ऑटोट्रॉफस होते हैं। और इसी को उत्पादक भी कहते हैं, सभी हरे पौधों को उत्पादक भी कहते हैं, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। तो यह ग्रहण करते हैं। तो इसी के बाद से आता है बी जो होते हैं जंतु होते हैं, जंतु होते हैं, एनिमल, एनिमल, एनिमल। और इसी के बाद से इसी जंतुओं को उपभोक्ता, विषमपोषी या उपभोक्ता भी कहते हैं, विषमपोषी, पोषी या उपभोक्ता, विषमपोषी, सॉरी विषमपोषी होते हैं, इसे हेटेरोट्रॉफस कहते हैं, हेटेरोट्रॉफस। और इसके बाद इसे सभी को उपभोक्ता के नाम से इसको जानते हैं, उपभोक्ता, उपभोक्ता कंज्यूमर होते हैं। और यह 3 प्रकार के होते हैं, अभी बताए थे। एक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, एक प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, इसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। और ये सभी क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं। यह सभी एक लेयर स्तर का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टेप होता है, यह एक स्तर का कार्य करता है, इसके बारे में ही बता रहा हूँ। और इसी के बाद जंतुओं में जो पहले होते हैं वो क्या होते हैं, द्वितीयक स्तर का कार्य करते हैं। इनको प्राथमिक स्तर ऐसे एक रिप्रेजेंट करिए, प्राथमिक स्तर होते हैं, प्रथम स्तर होते हैं। और इसके बाद से जो प्राथमिक उपभोक्ता में होते हैं वह द्वितीयक स्तर होता है। इसमें स्थानांतरण कैसे होता है, इसी के बाद से आता है तृतीयक स्तर, यानी प्राथमिक के बाद से क्या आते हैं, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं। इसी के बाद से जो होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। और ये क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस, मांसाहारी होते हैं। और यह भी एक स्तर का कार्य करते हैं, यह भी एक स्तर का कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाइनिंग के अंदर सारी चीज़ें एक स्तर का कार्य करती हैं। लेयर जिसे कहते हैं, यह तृतीयक स्तर होता है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तृतीयक स्तर होता है। और इसी के बाद से आता है कि तीसरा होता है तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। इसको टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं। और ये क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। और यह क्या होते हैं, तृतीयक पोषक स्तर होता है। ध्यान दीजिएगा, यह तृतीयक पोषक स्तर होता है, यह चौथा पोषक स्तर होता है। अब इसी के बाद से आते हैं ए, बी और सी जो होते हैं अपघटक होते हैं, अपघटक। इसे डीकम्पोजर्स कहते हैं, डीकम्पोजर्स कहते हैं। इसके बारे में भी डिटेल बताए थे। इसमें क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, फंगस आते हैं। तो इसमें यह क्या होते हैं, यह 5वें पोषक स्तर का कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह है, यानी एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो सभी हरे पौधे, अब बहुत अच्छे से मैथ आती है, तो सभी हरे पौधे जो होते हैं सूर्य से 100% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, 100% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। और इस 100% ऊर्जा का उपभोग हरे पौधे ग्रहण करते हैं। और यह हरे पौधे अपने 100 का 90% अपनी जैविक क्रियाओं को रख लेते हैं। जैसे कुछ पैसा जब आप कमाते हैं तो अधिकांश खर्च अपने लिए रख लेते हैं और कुछ सहायता दूसरे समाज में सामाजिक कार्यों के संदर्भ में कर देते हैं, तो थोड़ा ही दान करते हैं। तो यह पौधे जो होते हैं 100% तो ग्रहण करते हैं, 90% ऊर्जा अपने जैविक क्रियाओं के लिए ग्रहण कर लेते हैं। और इसके बाद से 10% ऊर्जा जो होते हैं अगले पोषक स्तर को स्थानांतरित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह अगले पोषक स्तर को स्थानांतरित करते हैं। और अगला पोषक स्तर क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। और यह प्राथमिक उपभोक्ता इस 10 का 90%, हर पॉइंट पे इसको 100 मान लीजिए, इस 10 का 90% ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता अपने जैविक क्रियाओं के लिए ग्रहण कर लेता है। अब इस 10 का 90% ग्रहण करेगा और इस 10 और यह शेष 10% क्या होगा, अगले पोषक स्तर को स्थानांतरित कर देगा।
और यही प्रक्रिया अगले भी होती है, और यह द्वितीयक उपभोक्ता होता है इस 10 का 90% अपने जैविक क्रियाओं के लिए ग्रहण कर लेगा, 10 का 90% अपने जैविक क्रियाओं के लिए ग्रहण कर लेगा, और इसका 10% क्या हो, तृतीयक पोषक स्तर को स्थानांतरित करेगा, तृतीयक पोषक स्तर को स्थानांतरित करेगा। और तृतीयक पोषक स्तर भी वही कार्य करता है, इस 10 का 90% अपने जैविक क्रियाओं के लिए ग्रहण कर लेगा, और यह 10% अगले पोषक स्तर को स्थानांतरित कर देता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि प्रत्येक पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह एक सीक्वेंस के रूप में होता है, और सीक्वेंस के रूप में होता है। सभी प्राथमिक पोषक स्तर अपनी जैविक क्रियाओं में कितना ऊर्जा 90% ग्रहण करते हैं। लेकिन आपसे जीएस के परिप्रेक्ष्य में एक सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोषक स्तर क्या होते हैं, पोषक स्तर कितने होते हैं। पौधे जो होते हैं वो प्राथमिक पोषक स्तर होते हैं। जंतुओं को कई भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है प्राथमिक पोषक स्तर होते हैं, और द्वितीयक पोषक स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक पोषक स्तर होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक पोषक स्तर होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता चौथे पोषक स्तर होते हैं, और यह अपघटक होता है। तो ऐसे स्तर होते हैं। तो एक सिंपल बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है कि प्रत्येक पोषक स्तर अपने अगले स्तर को, प्रत्येक पोषक स्तर अपने अगले स्तर को कितने % ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यही 10% ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, और इसी को लिंडेन के नियम के नाम से जानते हैं, जो 1942 में दिया था। तो इसके अनुसार यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब इसके बाद से ध्यान दीजिएगा कि एक चैन होते हैं, जो आधुनिक संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में जो मॉडर्न कॉमर्शियल चीज़ें होती हैं, आपको कहा जाता है कि एक चैन बनाइए। चैन का अभिप्राय होता है कि यह भी एक प्रकार का चैन होता है। तो प्रत्येक पोषक स्तर से ऊर्जा का स्थानांतरण एक श्रृंखला के रूप में होता है। और कैसे श्रृंखला के रूप में होता है, इसका एक बहुत मैं सिंपल सा एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप एक कहानी एक के माध्यम से समझ लीजिए कि एक जंगल है, और जंगल में बहुत सारे जंतु रहते हैं, पौधे भी रहते हैं, जंतुओं में शाकाहारी मांसाहारी सभी जंतु रहते हैं। लेकिन यदि इसमें से एक जंगल, कोई भी जंगल की कल्पना कर लीजिए, और उस जंगल से सभी शाकाहारियों को हटा दीजिए, यानी रिप्लेस कर दीजिए कि एक स्थान से हटा दीजिए और मांसाहारियों को छोड़ दीजिए, तो आप शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता पौधे बचे जितने जंगल में, और उसके बाद से जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनको हटा दीजिए, बचा द्वितीयक पोषक स्तर। और द्वितीयक पोषक स्तर सभी क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और जब मांसाहारी होते हैं तो इनको हटा देंगे तो भोजन किससे ग्रहण करते हैं, जंतुओं से ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार जो मांस ऊर्जा का जो हटा देंगे तो पोषक स्तर यह नष्ट कर देते हैं, इसीलिए ऊर्जा डायरेक्ट द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाती है। और द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता यानी द्वितीयक पोषक तृतीयक पोषक स्तर क्या होते हैं, ऊर्जा के अभाव में उनकी डेथ हो जाती है। क्योंकि कोई शाकाहारी नहीं रहेगा, शेर को भोजन क्या होता है, पत्ता तो खाएगा नहीं, पेड़ तो खाएगा नहीं, तो इसीलिए क्या होते हैं, शाकाहारी जंतुओं को खाकर अपना भोजन यापन करते हैं। और जब इनको हटा देंगे तो शेर क्या होगा, भूखा मर जाएगा, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाएगी। इसको सामान्य शब्दों में, टेक्निकल शब्दों में कहा जाता है कि इसमें क्या होता है, ऊर्जा की जो श्रृंखला होती है वह नष्ट हो जाती है, यानी स्तर को ही आपने नष्ट कर दिया, इसीलिए अगले पोषक स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। और यह इकोसिस्टम का मूल व्यू होता है, इकोसिस्टम का मूल व्यू होता है। अब इसके बाद इसमें केवल रिलेशन प्लांट और एनिमल में रिलेशंस हम बता रहे हैं, तो इसके अनुसार आप कहा जाता है कि जो पोषक स्तर जितना ही जटिल होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह उतना ही आसानी से होता है, और वह अस्थायी होता है, वह अस्थायी होता है, वह नष्ट नहीं होता है। तो इसके संदर्भ में ये सारी चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जंतुओं और पौधों में मूलभूत अंतर क्या होता है, और सारी चीजें ये तो क्लियर होती हैं, लेकिन इन चीजों को और स्टेप बाय स्टेप टू द पॉइंट्स इसको नोट्स कराते हुए जब इकोसिस्टम आप पढ़ेंगे तो उसमें इन सारी चीजों को हम बताएंगे A to Z। केवल आपको इंट्रोडक्शन मैंने दिया प्लांट्स और एनिमल्स के संदर्भ में। अब इसी के बाद अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके संदर्भ में उठते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस बायोलॉजी के जीएस परिप्रेक्ष्य में एक चीज़ें बहुत स्पष्ट करके ध्यान दीजिएगा कि आपको पूरी बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, आपको एग्जाम में कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स को पढ़ना है, और सेलेक्टेड पॉइंट्स के संदर्भ में इंपॉर्टेंट होता है। आपको सबसे पहला ध्यान रखिएगा, किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको क्या नहीं पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और उसके बाद से तब मुद्दा आता है आपको क्या पढ़ना है। तो ये दो बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए, कोई भी सिलेबस उठाइए तो उसमें देखिए कि क्या क्या मुझे नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से ऐसे इसकी प्लांट और स्टडी के संदर्भ में अंतर
बताएं हैं। और इसी के बाद हम आगे बताएंगे फिजियोलॉजी, जीवों की कार्य की, एनिमल फिजियोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।